Order 10. Examination of parties. Examination of parties. जब आपका दूसरा सूट फाइल हो गया, ठीक है, आर्डर 4 के तहत सूट फाइल हो गया, 5 के तहत समन हो गए, ठीक है, 8 के तहत आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, डिफेंडेंट की तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, 9 के तहत वो अपीयरेंस भी हो गई, अपीयरेंस या नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंस जब हो जाती है तो फिर कोर्ट जो है उन पार्टीज के एलिगेशन को या एडमिशन को असरटेन करती है कि प्लेंटिफ ने क्या अलज किया है और डिफेंडेंट ने कितनी क्लेम किया है, डिफेंडेंट ने क्या वो एडमिट किया है, वो कोर्ट ऑर्डर 10 के तहत करेगी। कहता है एट द फर्स्ट हियरिंग, at the first hearing of a suit, the court shall ascertain from each party his pleader whether he admit or deny such allegation of facts as made in plaint or written statement of opposite party, as are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, उनको जब आ जाएगी कोर्ट, दोनों पार्टी से वो पूछेगी कि क्या ये आप दूसरी पार्टी का क्लेम या डिफेंस को एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। ठीक है, एडमिट करते हैं या डिनाइड करते हैं, ये कोर्ट उन पार्टी से क्वेश्चन करेगी। आगे कहता है कोर्ट शैल रिकॉर्ड दी सच एडमिशन और डिनाइल। कोर्ट जो है वो सच वही एडमिशन जो है वो रिकॉर्ड करेगी। अगर कोई पार्टी आके एडमिट करती है तो उनके एडमिशन को रिकॉर्ड करेगी। आगे कहता है कोर्ट में अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोसीजर इन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन टू दिस कोड conduct a preliminary proceeding and issue order for expedite proceeding of case, issue with parties consent, issue with parties consent commission to examine witnesses। के पार्टीज अगर कोई कहती हैं कि जी कोई विटनेस नहीं आ सकता तो कोर्ट उसके लिए कमीशन भी भेज सकती है। आगे कहता है अडॉप्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टीज एनी अल्टरनेट मोड ऑफ dispute resolution including mediation, conciliation or such other means। मेडिएशन, अब कोई बताएगा कि मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन का फर्क क्या है, मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन में क्या फर्क है? जी, एनीवन? देखें, मेडिएशन होता है कि दो पार्टीज आपस में बैठ के कोई अगर तय कर लें तो, ठीक है। कॉन्सलेशन होता है कि थर्ड पार्टी आके उसको काउंसिल करे, ठीक है, उसको आके कोई एक वे बताए कि जी आपके पास ये वेज हैं, आप ये इस तरह से अपने मामलात को तय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एडीआर का तरीके का भी वो 2016 में एक एक्ट है एडीआर का, तो उसके तहत जो है अगर पार्टीज दोनों पार्टीज राजी हों तो उनका केस भेज दिया जाता है एडीआर के पास। अगर एडीआर फिर उनको मतलब दोनों पार्टीज को सुनता है, फिर उनको पॉसिबल वे बताता है कि जी ये आपका केस ऐसे डिसाइड हो सकता है, ऐसे डिसाइड हो सकता है, ऐसे डिसाइड हो सकता है। अगर दोनों पार्टीज में कंसेंसस हो जाता है, ठीक है, तो फिर उनका जो केस है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कि पार्टी के दरमियान तय होती हैं उन पे उनको डिक्री पास कर देते हैं। और वो ये भी एडीआर नहीं करता, वो एक मतलब रिपोर्ट बना के इसी तरह सजेशन के साथ कोर्ट को भेज देता है, फिर कोर्ट उसका डिग्री पास करती है। जैसे केस चल रहा था
हमारा एक ज़ाती केस था, मतलब हमारा केस के वो एक गार्डियन केस था। गार्डियन इधर सिविल जज फर्स्ट बैठे थे, गार्डियन जज बैठे फर्स्ट थे दिलदार अली शाह साहब। उनके पास चला था तो उन्होंने ऑप्शन दी थी दोनों पार्टीज के, जी आपको क्यों ना एडीआर के पास भेजें। एडीआर के पास गए, उधर हमारा वो जो है काफ़ी 2-3 डेट्स पे जाते रहे, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस नहीं हुआ। तो उसने फिर एक रिपोर्ट बना के वापस भेज दी कि नहीं, फिर उसका प्रॉपर ट्रायल हुआ। एडीआर के पास भी आपका उस वक्त होता है जब आप का जो है दोनों पार्टीज कोई राजी हो जाए, दोनों पार्टीज राजी हो जाए। ठीक हो गया जी। आगे कहता है दो कि ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज आर कंपेनियन ऑफ पार्टीज। उनको ओरली एग्जामिन करती है कोर्ट आफ्टर हियरिंग ऑफ फर्स्ट सूट और सब्सिक्वेंट एनी पार्टी appearing are present in court. Any person able to answer material question relating to suit whom the suit is pleaded is company shall be examined orally by court. अगर कोई पार्टी वो पेश है तो कोर्ट उनको orally एग्जामिन करेगी, orally उनसे कोई इंटेरोगेशन वगैरह कर सकती है। जैसे इश्यूज फ्रेम करने से पहले भी आप कोर्ट जो है अगर मुनासिब समझती है तो पार्टीज को एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, पार्टीज को एग्जामिन कर सकती है, वो ये है। आगे कहता है सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिटर्न टू बी रिटर्न के सब्सटेंस एग्जामिनेशन टू शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय जज ऑफ। अब जो पूछती है, पूछ के कोई एडमिशन आता है या कोई उनका कोई क्वेश्चन आता है, क्लेम आ जाता है, तो कोर्ट उनको लाजमी लिख लेगी, कोर्ट लाजमी लिख लेगी। आगे कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल आर इनएबिलिटी ऑफ लीडर टू आंसर कहता है कि अगर पार्टी कोई वो आंसर नहीं करती तो उस सूरत में क्या होगा। कहता है वेयर एनी प्लीडर ऑफ पार्टी हु अपेयर बाय प्लीडर or any such person accompanying the pleader is preferred in rule 2. Refuse or unable to any material question relating to suit which court is opinion that party whom he represent or ought to answer is likely to able to answer if interrogated in person. Court may postpone the hearing of suit and the future day and direct such party shall appear in such day. ठीक है, सपोज के एक मटेरियल क्वेश्चन था, कोर्ट पूछती है कि जी आपने बताया कि जी आपने पोजेशन दिया था या नहीं दिया था। अब जो पार्टी इधर पेश है उसको नहीं पता केस का, मतलब लीडर पेश है उसको सही पता नहीं है, तो वो कहेगा कि जी ये जो है आपका हमारा साहिल आके बताएंगे सही, या साहिल मौजूद है तो कोई एक काज ऑफ एक्शन की बात करती है तो वो प्लीडर कहता है, क्लाइंट कहता है कि जी मुझे नहीं पता, मेरे आके कौंसल बताएंगे, तो कोर्ट जो है डेट दे देगी और कहेगी कि बाद में मैं आपको डिसाइड, मतलब उनको बुला लेगी, आप आए और उसका आंसर करें, आप आए और उसका आंसर करें। ठीक है, तो ये क्या था कि पार्टीज को एग्जामिन कर सकती है कोर्ट। अगर एग्जामिन करेगी तो उनका वो ओरली लिखेगी कि जी आप बताएं कि जी ये आपका मतलब कितने मतलब क्या क्या एडमिशन है, या कोई एडमिशन है या कोई ऐसा कोई डिनायल है, तो कोर्ट उसको लिखेगी। अगर कोई मटेरियल क्वेश्चन है और पार्टी वो मौजूद नहीं है तो कोर्ट डेट कर देगी कि जी चलें नेक्स्ट डेट पे आए और आके ये पहले आंसर दें। आज क्या जी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ऐसे ना इनको आपने आपने सरसी सरसी पढ़ना है 8-13 तक, कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, ना ही इतनी कोई खास इस्तेमाल में। अच्छा जी, आगे कहता है जी आपका डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। अच्छा, इंटेरोगेटरीज कब होते हैं? ये इंटेरोगेटरीज है कि जी आपका, अब तो दावे जो है ना कंप्यूटर में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब तो दावे कंप्यूटर में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वरना पहले होता था आप 50s 60s में दावे होते थे हाथ से लिखे जाते थे, और हाथ से लिखे जाते थे तो हाथ से जो है वो हाथ का लिखा जो ऐसे होता था कि लिखे मूसा पढ़े खुदा आप। ठीक है, तो वो होता था। अब मैं आपको बताऊं कि हाथ से लिखाई कैसे होती थी। ये देखें, ये आप, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि ये आप रिपोर्ट करके आते हैं, वो अपने हाथ से लिखी होती है। या ये भी देखें, ये भी आर्डर हाथ से लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, या इस इधर एक नोटिस की रिपोर्ट करके आते हैं, जो प्रोसेस सर्वर होते हैं, वो आप देख लें कि बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती कि क्या है। ये नोटिस, ये देखें, ये है, ये अब देखें कि बिल्कुल नहीं पढ़ी जा रही कि क्या है। ठीक है, ये भी वही है कि जी अगर एक आपको ऑर्डर पढ़ा ही नहीं जा रहा है, आपका दावा लिखा गया है, दावा में कुछ भी आपको नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर कोर्ट को आप एप्लीकेशन देते हैं कि जी आप डिफरेंटिव या डिफेंडेंट से, ये मतलब प्लीडिंग की बात है, वो प्लेंटिफ भी क्वेश्चन इंटेरोगेटरीज दे सकता है और डिफेंडेंट भी दे सकता है। ठीक है, आपका जो प्लेंट है वो भी ऐसी हो सकती है, और दूसरा आपका रिटर्न स्टेटमेंट वो भी ऐसा हो सकता है। तो वो पार्टी जो है इंटेरोगेटरी लेके क्वेश्चन लेके दे देते हैं पार्टी कोर्ट को कि जी आप उनसे क्लियर करके दें कि जी ये इनका हमें आंसर दें। ठीक है, तो फिर कोर्ट उनका आपको आंसर लेके देती है। सर यहाँ पे ऑर्डर 6 रूल 5 है, उसमें हमने पढ़ा था कि बेटर स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर्स ना, तो वो नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा? जी बिल्कुल मैडम, बेटर स्टेटमेंट भी की भी हमने पीछे पढ़ी है, बेटर स्टेटमेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पे वो जो है ना मजीद और भी कोई क्वेश्चन आपको प्लेंट में चाहिए कि मतलब जो आप क्लियर करना चाहते हैं, वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। या और कोई चीज़ आप डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहें तो वो भी आप उसको मतलब क्लियर करवा सकते हैं। ये स्पेशल ऑर्डर उसके लिए है। ओके सर, ठीक। कहता है इन an assured plaint or defendant leave by the leave of court, by the leave of court के कोर्ट की इजाजत से, may by the leave of court may deliver interrogation in writing for examination of opposite party or any more such parties, and such interrogatories when delivered shall have note at the foot thereof stating which of the such interrogatories of each person is required to answer। ठीक है, तो उस पे लिखा जाता है कि जी कौन से क्वेश्चन आपको, कौन से क्वेश्चन की आंसर चाहिए, वो आप लिख के देते हैं, और कोर्ट उसके मतलब आपको आंसर लेके देती है। वो आप पैरा वाइज लेके देते हैं कि जी पैरा नंबर फलां में फलां चीज़ का आप हमें क्लियर कर दें, पहला नंबर फलां में फलां चीज़ को हम आप क्लियर कर दें। ठीक है, जैसे ये है, ये आप कहेंगे कि जी पैरा पैरा नंबर जो है 1, ठीक है, पैरा नंबर 7 का जो है कोर्ट फीस 5 लाख लिखा है। ठीक हो गया जी, वो आप स्पेसिफिकली पैरा वाइज बताएंगे। ठीक हो गया, आगे कहता है provided that no party shall deliver more than one set of interrogatories to same party without an order for that purpose,
कि जी एक दफ़ा के लिए आप एक सेट ऑफ इंटरोगेटरीज दे सकते हैं, मतलब एक दफ़ा ही आप क्वेश्चन पूछ लेंगे जो भी पूछने हैं, दूसरी दफ़ा आप नहीं करेंगे। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इंटरोगेटरीज विच डू नॉट रिलेट एनी मैटर इन क्वेश्चन इन a suit shall be deemed irrelevant, notwithstanding that they might be admissible on the oral examination. So provided that interrogatories which do not relate to any matter in question, ऐसे इंटेरोगेटरीज जो के मैटर इन क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करते, रिकवरी का दावा रिकवरी से रिलेट ही नहीं करते, ठीक है, पोजेशन का दावा पोजेशन से वो रिलेट ही नहीं करते वो क्वेश्चंस, ठीक है, शेल इन दी सूट शेल बी डीम इरेलीवेंट, वो उनको इरेलीवेंट समझा जाएगा बावजूद इसके कि दे माइट बी एडमिसिबल ऑन दी ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन, चाहे वो ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिसिबल भी हों, लेकिन आप इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है सर नहीं समझी मैं। मैडम आप सिंपली है कि जी आप जो क्वेश्चन है वो आपका जो सूट है, मैटर इन क्वेश्चन सूट है, सूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इरेलीवेंट नहीं पूछेंगे। दावा है आपका पोजेशन का, तो पोजेशन के हवाले से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन जो है सूट से रिलेटेड पूछेंगे, इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सिंपली। सर एक बात पूछूं? जी मैडम। सर यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि किस तरह से हम लोगों ने जो एग्जामिन करना है पार्टीज को। एग्जामिन तो आपने नहीं सर करना मैडम, आपने एग्जामिन कोर्ट नहीं में करना। कोर्ट को आप सवालनामा नहीं होता, मतलब आप क्वेश्चन बना के कोर्ट को दे देंगे, जमा करवा देंगे, कोर्ट दूसरी पार्टी को कॉपी वसूल कराएगी और कहेगी कि इसके आंसर दे, बस। जैसे मैडम दावा आता है ना, दावे के साथ दावे की कॉपी होती है, वो दावे की कॉपी डिफेंडेंट को वसूल कराई जाती है, डिफेंडेंट उस दावे के जो है वो रिप्लाई देता है, इसी तरह ही आंसर इंटरोगेटरी। तो सर ये क्वेश्चन सडन नहीं पूछे जाते? सडन नहीं होते मैडम, दावे के बाद जब पार्टीज अपेयर हो जाती हैं तो पहला उनका यही होता है कि जी आपके कोई इंटरोगेटरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, सडन नहीं होता, एट एनी स्टेज नहीं है, इश्यूज फ्रेम हो जाए तो फिर आप लेके आ जाए, नहीं, सडन नहीं होता मैडम। सर तो सर यहाँ पे क्यूएसओ जो है वो सीपीसी पे भी एप्लीकेबल है? डेफिनेटली मैडम, और सीएस फिर यहाँ पे और दो तरह का प्रोसीजर क्यों दिया हुआ है? कि वहाँ पे भी तो बात ही है एग्जामिनेशन की। मैडम एग्जामिनेशन होती है एविडेंस के दौरान, ये एविडेंस नहीं है, ये तो सरसी उनके क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास में आप रिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे वो उसकी एविडेंस नहीं है, उसने उससे जो पूछा गया वो आंसर देना है उसने, ठीक है, वो जो आपके पार्टिकुलर जो क्वेश्चन होते हैं वो कोड में जमा करवाए जाते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर लीव टू डिलीवर